हमारी यूट्यूब फैमिली के सभी भाइयों को आरके की तरफ से राम राम सा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारी खौफनाक कहानी। मेरा नाम अजय है। ये बात आज से करीब 4 साल पहले उन दिनों की है जब मैं और मेरा जिगरी दोस्त, जिसका नाम विनोद था, हम दोनों कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। हम दोनों का सपना था कि अच्छे नंबरों से पास होकर अपने गांव वालों का नाम रोशन करें। मगर पढ़ाई का जो हाल था वो भगवान ही बचाए। कोटा में रहते रहते कब परीक्षा सिर पर आ गई पता ही नहीं चला। रात भर जागकर पढ़ाई करने वाले लड़कों में हमारी गिनती नहीं होती थी। हम तो बस जैसे तैसे नोट्स बना रहे थे और अगले दिन के एग्जाम की चिंता कर रहे थे। हमारा सेंटर बूंदी में पड़ा था। सोचा था कि सुबह जल्दी निकलेंगे, मगर जब तक नोट्स पूरे किए रात के 10 बज चुके थे। विनोद खटिया पर पड़ा था और मैं भी अपनी किताबों में सिर घुसाए बैठा था। विनोद ने मेरे से कहा, यार कब तक चलना है एग्जाम देने? देख कितना टाइम हो चुका है, कब निकलेंगे और फिर कब पहुंचेंगे? यार कुछ तो बोल भाई, कहीं हमारी एग्जाम ना छूट जाए। मैंने ऊँघते हुए उसे कहा, भाई बस पकड़ लेंगे ना सुबह। अरे कौन सी सुबह, देख तो कितनी रात हो गई। विनोद बोला, वैसे भी सुबह सुबह की बस में इतनी भीड़ होती है कि बैठने की जगह भी नहीं मिलती। फिर मैंने कहा, तो फिर क्या जाए? तो फिर क्या, अपनी बाइक है ना, आधे घंटे में निकलते हैं, रास्ता भी साफ रहेगा और आराम से रात में पहुंच जाएंगे। सही कह रहा था विनोद। रात में ट्रैफिक नहीं रहता, सीधा हाईवे पकड़ो और 1 घंटे में बूंदी। लेकिन रात के सफर में एक डर भी था, वो हाईवे। कोटा से बूंदी जाने वाला रास्ता दिन में तो अच्छा लगता था, लेकिन रात को उसकी शक्ल बदल जाती थी। मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा कि सुबह की भीड़ भाड़ और थकान से तो अच्छा है कि अभी ही चल पड़े। ठीक है, जल्दी से बाइक निकाल, मैंने कहा। 15-20 मिनट में हमने बैग पैक किया, जैकेट डाली और निकलने के लिए तैयार हो गए। विनोद बाइक पर बैठा और मैंने पीछे अपनी जगह ली। जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई, ठंडी हवा का एक झोंका हमारे चेहरों से टकराया। चल भाई, अब बस कुछ ही घंटे का सफर और फिर चैन की नींद, विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा और एक्सीलरेटर घुमा दिया। रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट्स की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। कोटा की गलियां पीछे छूट रही थी और हम धीरे धीरे हाईवे की ओर बढ़ रहे थे। हाईवे पर हमारी बाइक सरपट दौड़ रही थी। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। बस बीच बीच में ट्रकों की झिलमिलाती लाइट्स दिख जाती। तभी अचानक विनोद ने धीरे से कहा, भाई इधर देख, ये कौन खड़ा है? मैंने सिर घुमाया, मगर सड़क एकदम सुनसान थी। कौन? कहाँ? मैंने पूछा। वो सामने सड़क किनारे एक औरत और एक लड़की है। उनके सिर पर घास का बड़ा सा गट्ठर रखा है, शायद किसी खेत से आ रही है। मैंने फिर से ध्यान से देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तू पागल है क्या? यहां कोई नहीं खड़ा। अबे तू मजाक कर रहा है क्या? साफ साफ दिख रहा है, विनोद ने हैरानी से कहा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। उसने बाइक की स्पीड थोड़ी कम कर दी। मेरे मन में भी हल्की घबराहट होने लगी। यार मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा और तू कह रहा है कि 2 लोग खड़े हैं, मैंने झुंझलाकर कहा। अब तक बाइक उन दोनों के करीब पहुंच चुकी थी, कम से कम विनोद के मुताबिक। मैं तो अब भी वहां कुछ नहीं देख पा रहा था। विनोद धीरे धीरे बाइक उनके पास से निकालने लगा। जैसे ही हम उनके पास से गुजरे, विनोद ने हल्के से सिर झुकाया, जैसे कोई अभिवादन कर रहा हो। अबे क्या कर रहा है? मैंने उसका कंधा हिलाया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से बोला, भाई वो दोनों हमें घूर रही है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां अब भी कुछ नहीं था। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। विनोद, भाई तू ठीक तो है?
उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाइक की स्पीड बढ़ा दी। अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। हवा भी पहले से ज्यादा ठंडी लगने लगी थी। हाईवे पर सिर्फ बाइक की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा और भयानक सन्नाटा था। हम दोनों तेज स्पीड में हाईवे पर बढ़ रहे थे, लेकिन मन में अजीब सी बेचैनी थी। जो कुछ भी हुआ था वो मेरे लिए अजीब था, लेकिन विनोद के चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। करीब आधे घंटे बाद हमें हल्की थकान महसूस होने लगी। सामने सड़क किनारे एक बड़ा पेड़ दिखा, जिसके पास पुराना सा चबूतरा बना था। हमें लगा कि थोड़ा रुककर कुछ खा पी लेते हैं, फिर आगे का सफर तय करेंगे। विनोद ने बाइक रोकी और हमने बैग से सॉफ्ट ड्रिंक्स और कुछ खाने का सामान निकाला। मैं चबूतरे पर बैठकर पैकेट खोलने लगा, जबकि विनोद इधर उधर देख रहा था। भाई, यहां अजीब सा लग रहा है, जल्दी खाकर निकलते हैं, उसने धीरे से कहा। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, डर मत यार, आधे घंटे में निकलते हैं। जैसे ही हमने खाना शुरू किया, हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, सड़ी हुई मांस जैसी। पहले तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर कुछ ही पलों में बदबू इतनी तेज हो गई कि जी मचलने लगा। मैंने अपनी नाक को दबाते हुए विनोद से कहा, यह कैसी गंदी बदबू है। विनोद भी असहज हो गया था। उसने कहा कि कहीं पास में कोई जानवर मरा पड़ा होगा। तभी अचानक हमारे ठीक सामने वही औरत और लड़की आकर खड़ी हो गई, जिनके बारे में विनोद ने पहले बताया था। इस बार मैंने भी उन्हें साफ देखा। औरत ने सिर पर वही घास का भारी गट्ठर रखा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। लड़की बिल्कुल चुप थी, मगर उसकी त्वचा सफेद और मुरझाई हुई लग रही थी, जैसे उसमें खून ही न बचा हो। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? औरत ने धीमी मगर भारी आवाज में कहा। हम दोनों हड़बड़ा गए। मैं कुछ बोल पाता, इससे पहले विनोद ने झट से एक रोटी निकालकर उसकी ओर बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही उसने रोटी हाथ में ली, उसने उसे अजीब तरीके से खाने लग गई। रोटी को न चबाया न फाड़ा, बस ऐसे मुंह में भर लिया जैसे वो धुएं की तरह घुल गई हो। लड़की भी ठीक उसी तरह खाने लगी। अब हमारे रोंगटे खड़े हो चुके थे। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि ये मामला कुछ सही नहीं है। तभी औरत ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल हो गई थी। मांस नहीं है, उसने घुरघुराती आवाज में कहा। हम दोनों ने कुछ नहीं कहा। लड़की ने धीरे से अपना सिर घुमाया और कहा, हमें इंसानी मांस चाहिए। इंसानी मांस खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इतना सुनते ही मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। विनोद के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हमें लगा कि ये कोई मजाक कर रही है, लेकिन अगले ही पल उनके शरीर में अजीब सा बदलाव होने लगा। उनके हाथ लंबे और पतले हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी और उनकी आंखों के नीचे गड्ढे बन गए। उनके नाखून पंजों की तरह बड़े और नुकीले हो गए थे। भागो! मैंने चिल्लाते हुए विनोद का हाथ पकड़ा और बाइक की ओर दौड़ा। विनोद ने लड़खड़ाते हुए बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। पीछे से उनके पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी, टप 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 टप। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों अब भी खड़ी थी, मगर उनका शरीर पूरी तरह काला पड़ चुका था। उनकी मुंह से लार टपक रही थी और उनकी उंगलियां लंबी होकर पंजों में बदल गई थी। औरत ने एक कदम आगे बढ़ाया और बेहद खौफनाक आवाज में बोली, अब तुम बच नहीं सकते। उनकी आवाज अब गूंजने लगी थी। उनकी आवाज एकदम भयानक और दरिंदगी से भरी हुई थी। तुम्हारे शरीर के मांस का स्वाद तो अलग होगा। तुम्हारे मांस को खाकर एकदम मजा आ जाएगा। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें गड्ढों जैसी लग रही थी। होठों से काले धब्बों वाली लार टपक रही थी और उनके नुकीले दांत अंधेरे में चमक रहे थे। विनोद ने कांपते हाथों से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की,
लेकिन बाइक बार बार झटका खाकर बंद हो रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे अभी उछल कर बाहर आ जाएगा। पीछे से उनकी हल्की हल्की पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज थी टप 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 टप। उन दोनों के पैरों की आवाज ऐसी थी जैसे कि वो अपने पैरों को जमीन पर घिसड़ते हुए चली जा रही हो। मैंने डरते हुए पीछे देखा। वो दोनों अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उनकी टांगें अब पूरी तरह सूख कर पतली हो गई थी और उनके शरीर से काले धुएं जैसी कोई चीज निकल रही थी। भगवान के लिए चालू हो जा, विनोद लगभग रोते हुए चीखा और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर घुमा दिया। बाइक जोर का झटका खाकर स्टार्ट हो गई। भाग विनोद, मैं चिल्लाया। बाइक पूरी ताकत से उछली और हम दोनों अंधेरे हाईवे पर दौड़ पड़े। लेकिन डरावनी बात यह थी कि वो दोनों अब भी हमारे पीछे थी, लेकिन पैदल होते हुए भी इतनी तेज भाग रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। उनकी खौफनाक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों की शाखाएं भी डर से कांप रही हों। हमारी बाइक 80, 90, 100 की स्पीड में दौड़ रही थी, लेकिन वो दोनों अब भी हमारे साथ चल रही थी। अचानक उनकी हंसी तेज होती गई और एक पल के लिए लगा जैसे कोई साया हमारे बेहद करीब आ गया हो। रुको मत, बस भागते रहो, मैंने चीख कर कहा। तभी एक जोर का झटका लगा और हमारी बाइक का अगला टायर हवा में उठ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़कर ऊपर खींच लिया हो। मैंने जोर से चीखते हुए कहा, विनोद बचा भाई। विनोद ने पूरी ताकत से बाइक संभालने की कोशिश की और किसी तरह सड़क पर बैलेंस किया। हम दोनों की सांसें अटकी हुई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों अब भी वही खड़ी थी, अंधेरे में घुलती हुई। हमने पूरी ताकत से बाइक भगाई और जैसे तैसे जंगल पार करके बूंदी की सीमा में पहुंचे। वहां के पहले चौराहे पर आते ही माहौल बदला। हवा अब भी ठंडी थी, मगर वो मनहूस बदबू गायब हो चुकी थी। हम दोनों ने सड़क के किनारे बाइक रोक दी। हमारी हालत पसीने से तरबतर थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भाई, ये क्या था? विनोद की आवाज कांप रही थी। मैंने थूक गटका और धीरे से कहा, पता नहीं, लेकिन कुछ तो बहुत गलत था। हमें अब भी महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। इसके बाद हम बूंदी पहुंचे और अपना पेपर देकर वापस अपने घर को रवाना हो गए। घर पहुंचने के बाद भी वो खौफनाक हंसी हमारे कानों में गूंज रही थी। घर पर रात को मुझे नींद नहीं आई। हर बार आंखें बंद करता तो वही औरत और लड़की सामने आ जाती। बूंदी की वो रात गुजर चुकी थी, लेकिन उस रात का खौफ हमारे जहन में बसा रह गया था। मैं तो धीरे धीरे इसे भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विनोद, वो शायद उस भयानक मंजर से बाहर नहीं निकल पाया था। करीब एक हफ्ते बाद अचानक विनोद का फोन आया। उसकी आवाज घबराई हुई और थरथराती हुई थी। अजय भाई, मैं मर जाऊंगा भाई। वो दोनों मुझे हर जगह दिखती है। मुझे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या? कौन दिखती है तुझे? तू ठीक तो है? विनोद की सांसें तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कोने में दुबक कर बैठा हो। भाई, वही, वो लड़की और वो औरत। जब भी मैं सोने जाता हूं, वो मेरे सीने पर बैठ जाती है। उसकी बात को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या क्या मतलब है तेरा? साफ साफ बोल, क्या कहना चाहता है तू? हाँ भाई, वो पूरी रात मेरे कमरे में घूमती रहती है। मैं हिल भी नहीं पाता, चीख भी नहीं सकता। वो औरत मुझे घूरती रहती है और धीरे धीरे उसके चेहरे की झुर्रियां गहरी होती जाती है। फिर उसका चेहरा बिल्कुल सड़ने लगता है। उसकी आंखें गड्ढों जैसी हो जाती है। भाई, मैं मर जाऊंगा। मैं उसकी बात को सुनकर एकदम से अवाक रह गया। तू कहीं बाहर घूमने निकल, घर से बाहर निकल।
ज्यादा मत सोच। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी अगली बात ने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। भाई, बाहर भी वो मुझे नहीं छोड़ रही। मैं कल मार्केट गया था सब्जी लेने। जैसे ही बाइक रोकी, वो दोनों सड़क के किनारे खड़ी थी, उसी तरह वैसे ही जैसे उस रात हाईवे पर दिखी थी। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। तूने कुछ किया? भाई, मैं जोर से चिल्लाया तो लोग इधर उधर देखने लगे, मगर किसी और को वो नहीं दिखी। सिर्फ मैं उन्हें देख सकता था। अब मामला बहुत ज्यादा डरावना हो चुका था। मैं तुरंत विनोद के घर गया। वहां उसकी मां और पिताजी मिले। मैंने उनसे विनोद की हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने इसे सिर्फ वहम बताया। बेटा, विनोद बचपन से ही थोड़ा डरपोक था। कोई बात नहीं, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, उसके पिताजी बोले। पर चाचा, उसकी हालत देखी आपने? उसकी आंखें धंस गई हैं, शरीर हड्डियों जैसा हो गया है। मैंने जोर देकर कहा, पर उन्होंने मेरी बात हंसी में टाल दी। बेटा, तू उसकी बातों में मत आ, बस पढ़ाई पर ध्यान दे। मुझे उनकी बातों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। जब मैंने विनोद को देखा तो मैं दंग रह गया। विनोद, अब वो पहले वाला विनोद कहीं नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे और उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। उसका शरीर पतला और कमजोर हो गया था, जैसे महीनों से ठीक से सोया न हो। अजय भाई, मुझे बचा ले, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने उसका कंधा पकड़ा। देख, हम किसी पंडित को बुलाते हैं, किसी बाबा से पूछते हैं, शायद कोई उपाय हो। लेकिन उसकी मां ने झट से बीच में बोलते हुए कहा, यह सब बकवास है, हम इसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, कहीं इसका मानसिक संतुलन ना बिगड़ जाए। अब मामला ज्यादा गंभीर हो चुका था। विनोद की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वो ना खाने की सुध रखता था, ना बोलने की। उसकी आंखें हमेशा सहमी रहती थी, जैसे वो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो, पर वो चीज उसे चारों तरफ से घेर चुकी हो। एक रात उसकी मां ने बताया कि वो सोते सोते जोर जोर से चीख रहा था, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। जब मैं अगले दिन उससे मिलने गया तो वो कमरे के कोने में सिकुड़ा बैठा था। विनोद, तू ठीक है? मैंने हौले से पूछा। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। मेरे सामने अब कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक डरावनी परछाई जैसा कुछ था। उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थी, होंठ फटे हुए थे और चेहरा बिल्कुल सूखकर हड्डी जैसा हो गया था। वो मुझे लेने आ रही है अजय भाई, मैं बच नहीं सकता। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसकी खाल इतनी ठंडी थी जैसे किसी मुर्दे को छू लिया हो। अब उसके घरवाले मान चुके थे कि कुछ गड़बड़ है। वे उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले गए। अगले दिन सुबह मुझे विनोद के पिता का फोन आया। उन्होंने मुझसे जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों की जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, अजय, विनोद हॉस्पिटल से गायब हो गया है। इसे सुनकर मैं एक दम से सकते में आ गया। मैंने पूछा, क्या? कैसे? पता नहीं। नर्स ने बताया कि रात में वो अपने कमरे में था, लेकिन सुबह जब दरवाजा खोला गया तो वहां कोई नहीं था। खिड़की अंदर से बंद थी और बाहर किसी के जाने का कोई निशान नहीं था। पूरा अस्पताल छान मारा गया, लेकिन विनोद कहीं नहीं था। मैं और उसके घरवाले पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बाद पुलिस को उसी हाईवे के पास जंगल में एक सड़ी गली लाश मिली। शरीर पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन कपड़े विनोद के थे। मैं भागता हुआ वहां पहुंचा। जब मैंने उस शव को देखा तो मेरी रूह कांप गई। विनोद का शरीर ऐसे सड़ चुका था जैसे महीनों पहले मरा हो, जबकि वो सिर्फ 3 दिन पहले लापता हुआ था। उसका चेहरा, वो चेहरा अब भी मुझे डरा रहा है। आंखें पूरी तरह बाहर निकली हुई थी, होंठ कटे हुए थे और उसकी उंगलियां
टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी, जैसे मरते वक्त उसने किसी चीज को बुरी तरह पकड़ने की कोशिश की हो। पुलिस ने इसे एक अजीब मामला कहा और केस बंद कर दिया, पर मैं जानता था यह कोई साधारण मौत नहीं थी। 4 साल बाद, आज विनोद को मरे 4 साल हो चुके हैं, पर मेरा मन अब भी उस रात में अटका हुआ है। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूं, तो विनोद का वही सड़ागला चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल जो मुझे अब तक सोने नहीं देता, वो लड़की और औरत कौन थी? उन्होंने सिर्फ विनोद को ही क्यों मारा? और सबसे बड़ी बात, मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? शायद इस बात का जवाब कभी नहीं मिलेगा। शायद ये राज हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन एक चीज पक्की है, मैं अब कभी कोटाबूंदी हाईवे पर रात में नहीं जाऊंगा।